नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र विधानसभा में ईवीएम और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के मसले पर एनसीपी एसपी समेत महाराष्ट्र से जुड़ा इंडिया फ्रंट अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। दिल्ली में एनसीपी एसपी अध्यक्ष शरद पवार के आवास पर शरद पवार, अभिषेक मनु सिंघवी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के साथ एनसीपी सांसदों और हालिया विधानसभा चुनाव लड़े नेताओं की बैठक हुई। बैठक में सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला शरद पवार की पार्टी की तरफ से किया गया है। बैठक के बाद पार्टी के नेता प्रशांत जगताप ने मीडिया से बातचीत में कहा कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जाएगी और इस मामले में इंडिया फ्रंट की वकालत वरिष्ठ वकील और कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंह भी करेंगे। बतौर एनसीपी नेता बैठक में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के मामले को भी सबके सामने रखा। बता दें, अरविंद केजरीवाल वोटर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं और बता चुके हैं कि सीट पर 11,000 वोटर हटाए जा सकते हैं और जांच में पाया गया है कि वो आम आदमी पार्टी समर्थक हैं। इसके बाद कहा जाने लगा कि क्या चुनाव आयोग पर दिल्ली में भी आरोप लगने जा रहे हैं। महाराष्ट्र के सतारा जिले में कोलेवाड़ी ग्राम सभा ने भविष्य में होने वाले सभी चुनाव मतपत्रों के जरिए कराने को लेकर एक प्रस्ताव पारित कर दिया। इसी के साथ महाराष्ट्र में कोलेवाड़ी ईवीएम के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला दूसरा गाँव बन गया है। कोलेवाड़ी गाँव कराड़ दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस विधानसभा का पूर्व में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान प्रतिनिधित्व करते थे। पृथ्वीराज चौहान को पिछले महीने हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार अतुल भोसले से हार का सामना करना पड़ा था। बता दें, कोलिवाड़ी के लोगों की ओर से ईवीएम से किए गए मतदान पर संदेह व्यक्त करने के बाद यह प्रस्ताव पारित किया गया है। इससे कुछ दिन पहले सोलापुर के मालशिरस विधानसभा सीट के मरकड़वाड़ी गांव के लोगों ने बैलेट पेपर से वोटिंग करने की कोशिश की थी, जिसके बाद कहा गया था कि यह ईवीएम की परीक्षा है, लेकिन प्रशासन ने वोटिंग नहीं होने दी थी। गांव को घेर लिया था, मुकदमे करने की धमकी दी गई और एफआईआर भी दर्ज कर ली गई थी। लेकिन ईवीएम के खिलाफ आवाज अब धीरे धीरे देश भर में फैल रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से विपक्ष ईवीएम पर लगातार सवाल खड़े कर रहा है। महाविकास आघाड़ी के नेताओं का दावा है कि महायुति ने ईवीएम में हेरफेर की इतनी बड़ी जीत हासिल की है। इस बीच शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने एक बार फिर ईवीएम को लेकर बड़ा बयान दिया है। संजय राउत ने ईवीएम पर कहा कि हमने सब कुछ होते हुए देखा है। इस बात से संजय राउत का साफ इशारों में ईवीएम में गड़बड़ी होने का आरोप लगा है। इससे पहले भी संजय राउत ईवीएम पर सवाल खड़े कर चुके हैं। राउत ने संविधान की रक्षा को लेकर कहा कि बात बहुसंख्यक की नहीं, संविधान की सुरक्षा की है। उन्होंने आगे कहा कि सत्ताधारी लोग संसद में दखल दे रहे हैं, संसद चलने नहीं दे रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार गठन के साथ ही महाराष्ट्र में हिंसा भड़क उठी है। परभणी में बुधवार को अंबेडकर स्मारक में तोड़फोड़ के विरोध में बुलाए गए बंद के दौरान हिंसा भड़क उठी। परभणी के कई इलाकों में दुकानों, गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। कुछ इलाकों में लाठीचार्ज भी किया गया। परभणी में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन ने इलाके में धारा 144 लागू कर दी है। परभणी से लगे हिंगोली में हिंसा हुई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी सोपन दत्ताराव पवार ने मंगलवार को रेलवे स्टेशन के सामने अंबेडकर स्मारक में संविधान की प्रतिकृति को तोड़ने की कोशिश की। इसके बाद लोगों ने उसे बुरी तरह पीटा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की। राहुल गांधी ने मीडिया से इस मुलाकात के बारे में बताया कि स्पीकर से मेरी मुलाकात हुई। मैंने उनको कहा कि हमारी पार्टी कह रही है कि जो अपमानजनक टिप्पणी है मेरे बारे में उन्हें हटाया जाए। स्पीकर ने कहा कि वो उनकी जांच करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि सत्ता पक्ष उल्टे सीधे आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन हमने फैसला किया है कि जितना भी उकसाएंगे हम उन्हें करने देंगे, लेकिन हम सदन चलाएंगे। हमारी पूरी कोशिश होगी कि सदन चले। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि चर्चा और बहस हो। 13 दिसंबर को संविधान पर बहस होनी है। हम चाहते हैं कि वो बहस हो। हम सदन चलने देंगे, चाहे वो मेरे बारे में कुछ भी बोलें, लेकिन 13 तारीख को बहस हो। अपने ऊपर लगाए जा रहे आरोपों पर राहुल गांधी ने कहा वो अडानी पर चर्चा नहीं चाहते हैं, इस मुद्दे से भटकाना चाहते हैं, लेकिन अंत में हम छोड़ेंगे नहीं। बीजेपी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद जेपी नड्डा ने बुधवार को सदन में अरबपति कारोबारी जॉर्ज सोरोस का मुद्दा उठाया। इसके बाद हंगामे के बाद राज्यसभा को स्थगित कर दिया गया। नड्डा ने कहा कि पिछले 2 दिनों से हमारे लोग इस बात को उठा रहे हैं कि सोरोस और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व का क्या संबंध है, सोरोस और सोनिया गांधी का क्या संबंध है। जेपी नड्डा ने कहा ये देश के आंतरिक और बाहरी सुरक्षा का सवाल है, ये देश की संप्रभुता पर भी सवाल है। सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी और सोरोस के बीच संबंधों पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि हम आम आदमी के लिए प्रतिबद्ध हैं।
उन्होंने कहा इस मुद्दे से भटकाने के लिए उन्होंने चेयर पर आक्षेप लगाकर अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रयास किया। इसकी निंदा होनी चाहिए। इन्होंने कभी भी चेयर को सम्मान नहीं दिया है। बुधवार को संसद की कार्यवाही फिर से हंगामे के साथ शुरू हुई। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दे पर हंगामा हुआ। इसके बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी। सुबह 11 बजे राज्यसभा की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। कार्यवाही के 5 मिनट बाद जगदीप धनखड़ के एक बयान के बाद हंगामा शुरू हो गया। जगदीप धनखड़ ने कहा कि नियम 267 के तहत मुझे 5 नोटिस मिले हैं। बता दें, संसद की कार्यवाही के लिए बने नियमों के मुताबिक नियम 267 के तहत स्थगन प्रस्ताव पेश किया जाता है। ये प्रस्ताव किसी जरूरी मुद्दे पर चर्चा के लिए लाया जाता है। हंगामे के वक्त केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र में 72 साल बाद किसान के बेटे ने उपराष्ट्रपति के पद पर पहुंचकर देश की सेवा करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा के सभापति के तौर पर जिस तरह से उपराष्ट्रपति ने सदन की गरिमा को बनाए रखा है, उसे पूरा देश देख रहा है। हम शुरू से देख रहे हैं कि विपक्ष के लोग ना तो लोकतंत्र को मानते हैं और ना ही चेयर की गरिमा रखते हैं। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने विरोध जताने के लिए संसद परिसर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को गुलाब का फूल और तिरंगा भेंट किया। जैसे ही राजनाथ सिंह संसद में एंट्री करने के लिए अपनी कार से उतरे, राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेता उनके पास पहुंचे और उन्हें गुलाब का फूल और तिरंगा भेंट किया। ये वाकया संसद के बाहर विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के वक्त हुआ, जिसमें केंद्र सरकार पर अमेरिका में अडानी के खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोपों पर चर्चा से बचने का आरोप लगाया गया। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर दोहराया है कि आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। केजरीवाल ने एक्स पर एक रीपोस्ट कर लिखा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के आगामी चुनाव में अपने दम पर लड़ेगी। कांग्रेस के साथ गठबंधन की कोई संभावना नहीं है। दरअसल समाचार एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से खबर चलाई कि दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन के लिए आखिरी दौर की बात चल रही है। ANI ने लिखा 15 सीट कांग्रेस को और 1 से 2 सीट इंडिया गठबंधन की अन्य पार्टियों को दी जाएंगी। बाकी बची सीट पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। ANI के इस पोस्ट पर रीपोस्ट करते हुए केजरीवाल ने गठबंधन की अटकलों पर विराम लगा दिया। प्रतिष्ठित IT कंपनी में काम कर रहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष आत्महत्या केस में बेंगलुरु पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। बता दें, सुसाइड से पहले इंजीनियर अतुल सुभाष ने एक वीडियो और 24 पन्नों के सुसाइड नोट लिखा। इसके जरिए उन्होंने अपने आरोप लगाए कि उनकी पत्नी और ससुराल वालों ने उन्हें और उनके परिजनों को कानून का गलत तरीके से इस्तेमाल कर प्रताड़ित किया है। अतुल सुभाष ने पत्नी और ससुराल वालों की तरफ से मिलने वाली इसी प्रताड़ना को अपने आत्महत्या करने की अहम वजह बताया। इस मामले में अब उनके भाई विकास की शिकायत पर बेंगलुरु पुलिस ने अतुल सुभाष की पत्नी समेत उनके ससुराल वालों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में सख्त एक्शन लेने की बात कहते हुए जांच शुरू कर दी है। अतुल सुभाष के सुसाइड के बाद न्यायपालिका कटघरे में खड़ी हो गई है। उन्होंने आत्महत्या से पहले 1 घंटा 21 मिनट का वीडियो बनाकर अपने उत्पीड़न की पूरी कहानी बयां की है। उन्होंने इसमें बताया है कि किस तरह से उनकी पत्नी और ससुराल पक्ष के अन्य लोगों ने उन्हें प्रताड़ित किया। सिस्टम से उन्हें न्याय नहीं मिला। वीडियो में अतुल ने कहा कि मेरी पत्नी ने ये केस सेटल करने के लिए पहले 1 करोड़ रुपए की डिमांड की थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए करा दिया। उन्होंने कहा कि जब इस 3 करोड़ की डिमांड के बारे में उन्होंने जौनपुर की फैमिली कोर्ट की जज को बताया तो उन्होंने भी पत्नी का साथ दिया। वीडियो में अतुल ने कहा कि मैंने जज को बताया कि NCRB की रिपोर्ट बताती है कि देश में बहुत सारे पुरुष झूठे केस की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। तो पत्नी ने बीच में कहा कि तुम भी आत्महत्या क्यों नहीं कर लेते हो। इस बात पर जज हंस पड़ी और कहा ये केस झूठे ही होते हैं, तुम परिवार के बारे में सोचो और केस को सेटल करो। मैं केस सेटल करने के 5 लाख रुपए लूंगी। सुभाष ने वीडियो के आखिर में अपनी आखिरी इच्छा भी बताई है। उन्होंने कहा कि मेरे केस की सुनवाई का लाइव टेलीकास्ट हो, पत्नी मेरे शव के आसपास भी ना आए, जब तक प्रताड़ित करने वालों को सजा ना हो, मेरी अस्थियां विसर्जित ना हो। यदि भ्रष्ट जज मेरी पत्नी और उसके परिजन को कोर्ट बरी कर दे तो मेरी अस्थियां उसी अदालत के बाहर किसी गटर में बहा दी जाएं। मेरे बेटे की कस्टडी मेरे माता पिता को दे दी जाए। उनके वीडियो और खत को लेकर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। उनकी आत्महत्या ने दहेज विरोधी कानूनों के दुरुपयोग पर व्यापक चर्चा को जन्म दे दिया है। अतुल ने बताया कि जब इस मामले को लेकर उसने सास से बात की तो सास ने कहा कि तुमने अभी तक सुसाइड नहीं किया, मुझे लगा आज तुम्हारे सुसाइड की खबर आएगी। इस पर अतुल ने उन्हें जवाब दिया कि मैं मर गया तो तुम लोगों की पार्टी कैसे चलेगी। उसकी सास ने जवाब दिया कि तुम्हारा बाप पैसे देगा। पत्नी के मरने के बाद सब पत्नी का होता है,
तुम्हारे माँ बाप भी जल्दी मर जाएंगे, उसमें भी बहू का हिस्सा होता है, पूरी जिंदगी तेरा पूरा खानदान कोर्ट के चक्कर काटेगा। अतुल ने कहा कि मुझे लगता है कि मेरे लिए मर जाना ही बेहतर होगा, क्योंकि जो पैसे मैं कमा रहा हूँ उससे मैं अपने ही दुश्मन को बलवान कर रहा हूँ। मेरा कमाया हुआ पैसा मुझे ही बर्बाद करने में लग रहा है। मेरे ही टैक्स के पैसे से ये अदालत, ये पुलिस और पूरा सिस्टम मुझे और मेरे परिवार और मेरे जैसे और भी लोगों को परेशान करेगा। मैं ही नहीं रहूंगा तो ना पैसा होगा और ना ही मेरे माँ बाप और भाई को परेशान करने की कोई वजह होगी। अतुल के पिता पवन कुमार ने बताया कि अतुल कहता था कि सुलह कराने वाले कोर्ट में कानून के मुताबिक काम नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट के नियम भी यहाँ नहीं माने जाते हैं। उसे बेंगलोर से 40 बार जौनपुर जाना पड़ा था। उसकी पत्नी उस पर एक के बाद एक केस दर्ज कराती गई। वो जरूर बहुत थक गया होगा, लेकिन उसने हमें कभी कुछ नहीं बताया। अचानक हमें उसके सुसाइड की खबर मिली। उसने हमारे छोटे बेटे को रात 1 बजे ईमेल भेजा था। मेरे बेटे ने अपनी पत्नी और उसके परिवार पर जो आरोप लगाए हैं वो सब सच हैं। मैं अतुल के भाई विकास कुमार ने कहा कि मेरे भाई से अलग होने के 8 महीने बाद उसकी पत्नी ने डिवोर्स का केस दर्ज कराया और मेरे भाई और हमारे पूरे परिवार के खिलाफ अलग अलग कानूनों और धाराओं में केस दर्ज कराए। इस देश का हर कानून महिलाओं के लिए है, पुरुषों के लिए कोई कानून नहीं है। मेरे भाई ने इसी के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन वो हमें छोड़कर चला गया। उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि अगर मैं सिस्टम से जीतता हूँ तभी मेरे अस्थियों को गंगा में विसर्जित किया जाए, वरना उन्हें कोर्ट के बाहर गटर में बहा दिया जाए। मेरे भाई ने अपनी पत्नी के लिए सब कुछ किया। अगर उसने एक बार भी हमसे बात की होती तो हम इस सिचुएशन से बाहर आने में उसकी मदद करते। एआई इंजीनियर अतुल सुभाष के 24 पेज के सुसाइड नोट ने भारतीय न्याय व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सुभाष ने जो सुसाइड नोट छोड़ा था उसमें जज रीता कौशिक पर फैसले के लिए 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगने की बात कही गई थी। उन्होंने ये भी दावा किया कि एक अदालत क्लर्क ने 2022 में सुनवाई निर्धारित करने के लिए 3 लाख रुपए मांगे। सुभाष के इनकार के बाद एक फैसला आया कि उन्हें 80,000 रुपए मासिक गुजारा भत्ता देना होगा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अदालत के क्लर्क द्वारा रिश्वत की मांग रेगुलर थी और जज रीता कौशिक ने वादा किया कि अगर वो उन्हें निजी तौर पर पैसे देंगे तो दिसंबर 2024 तक उनका मामला सुलझ जाएगा। बता दें, रीता कौशिक उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में जन्मी हैं। वो अब जौनपुर में जज के रूप में कार्यरत हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच से जिले से बड़ी खबर सामने आई है। बजरंग दल के बहराइच नगर संयोजक नितिन भुजबा को नाबालिग का अपहरण कर रेप के मामले में अदालत ने 10 साल की जेल सहित 80,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। नितिन भुजबा पर आरोप सिद्ध होने पर कोर्ट ने एक्शन लिया है। बता दें कि आरोपी की मां रूपा गुप्ता को भी 3 साल कारावास की सजा सुनाई गई है। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुलेह ने नितिन भुजबा का फोटो ट्वीट किया है और कहा है, ये आदमी नितिन भुजबा है, बजरंग दल का नेता है, नाबालिग लड़की के रेप का दोषी पाया गया है, 10 साल की सजा मिली है, यहाँ बीजेपी का प्रचार कर रहा है। चौंकिएगा मत, अगर कल को भाजपाई बेटी के खिलाफ इसके समर्थन में खड़े मिले, ये मेरे धर्म पर कलंक है। मथुरा की शादी ईदगाह मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। उसने याचिका दाखिल कर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को चुनौती देने वाली याचिकाओं में हस्तक्षेप करने की मांग की है। समिति ने कहा कि इस पूजा स्थल अधिनियम के खिलाफ याचिकाओं पर निर्णय से मथुरा मामले पर भी असर पड़ेगा। ऐसे में हमें भी इस केस में पक्षकार बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की गुरुवार को सुनवाई होनी है। इससे पहले ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी ने भी इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। अमेरिका में कथित रिश्वतखोरी के आरोपों का सामना कर रहे गौतम अडानी को लेकर एक खबर आई है। दरअसल श्रीलंका में अपने कोलंबो पोर्ट प्रोजेक्ट के लिए अमेरिकी फंडिंग को उनकी कंपनी ने खारिज कर दिया है। ये फंडिंग $553 मिलियन यानी करीब 4,692 करोड़ रुपए की थी। कंपनी ने इस संबंध में स्टॉक एक्सचेंज को जानकारी देते हुए कहा कि अब ये प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए अमेरिकी फंडिंग नहीं, कॉमेडियन सुनील पाल के बाद अब मशहूर अभिनेता मुश्ताक खान के अपहरण और वसूली का सनसनीखेज मामला सामने आया। इस संबंध में बिजनौर पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 5 लोगों के खिलाफ अपहरण और फिरौती की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार मेरठ निवासी व्यक्ति ने वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित करने के लिए एक इवेंट में शामिल होने के बहाने अभिनेता को बुलाया और उन्हें एडवांस में 50,000 रुपए दिए। 20 नवंबर को मुश्ताक खान मुंबई से दिल्ली पहुंचे, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट से मेरठ जाते समय हाईवे पर उनका अपहरण कर लिया गया। किडनैपर उन्हें एक अज्ञात स्थान पर ले गए और 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी और फिर खान और उनके बेटे के बैंक खातों से 2 लाख रुपए ले लिए। बता दें, इससे पहले सुनील पाल को भी मेरठ में ही किडनैप किया गया था और करीब 8 लाख में बात बनी थी और फिर छोड़ा गया था। मेरठ का ये नया ट्रेंड शुरू हो गया।
बीबीसी ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के शरणार्थी मामलों के मंत्री खलीलुर रहमान हक्कानी की एक आत्मघाती हमले में मौत हो गई है। हक्कानी गृह तालिबान के गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी के रिश्तेदार थे। वो बीते 3 सालों से शरणार्थी मामलों के मंत्री के पद पर थे। वो 3 साल पहले अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता आने के बाद हमले में मारे जाने वाले इस गुट के वरिष्ठ नेता हैं। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक उनके साथ इस हमले में 6 अन्य लोगों की मौत हुई है। हक्कानी दफ्तर से निकाल रहे थे जिस वक्त ये धमाका हुआ। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनी ने अमेरिका और इजराइल पर सीरिया की असद सरकार को गिराने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि बशर अल असद को राष्ट्रपति पद से हटाए जाने से ईरान कमजोर नहीं होगा। उन्होंने सीरिया के एक पड़ोसी देश पर भी इस सरकार को गिराने में शामिल होने के आरोप लगाए। हालांकि उन्होंने देश का नाम नहीं बताया। सीरिया की नई अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री मोहम्मद अल बशीर ने कहा है कि ये लोगों के लिए स्थिरता और शांति का आनंद लेने का समय है। मोहम्मद अल बशीर उत्तर पश्चिम में विद्रोही प्रशासन के पूर्व प्रमुख हैं। उन्होंने अल जजीरा से बात की। बशीर ने राजधानी दमिश्क में मंगलवार को मंत्रियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में मौजूदा अंतरिम सरकार के मंत्रियों के साथ ही पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार के मंत्री भी शामिल थे। बैठक में विभागों और संस्थानों के हस्तांतरण पर चर्चा हुई। इजरायल ने पुष्टि की है कि उसने सीरिया के नौसैनिक बेड़े पर हमला किया है। इजरायल का कहना है कि असद सरकार के जाने के बाद वो ये हमले सीरिया की सैन्य ताकत को निष्प्रभावी बनाने के लिए कर रहा है। इजरायली सेना ने एक बयान में कहा है कि उसके जहाजों ने सोमवार रात को अल बायदा और लताकिया बंदरगाहों पर हमला किया, जहां 15 जहाज खड़े थे। राज कपूर के परिवार ने मंगलवार को दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की। कपूर परिवार ने उन्हें राज कपूर फिल्म फेस्टिवल में बुलाया। राज कपूर फिल्म फेस्टिवल अभिनेता राज कपूर के 100वें जन्मदिन पर आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कपूर परिवार के सदस्यों ने उम्मीद जताई कि मोदी फिल्म महोत्सव में आएंगे। फिल्म निर्माता एवं अभिनेता राज कपूर की 14 दिसंबर को 100वीं जयंती मनाई जाएगी। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।